गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये एक और लेक्चर लेके आई हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे लीगल जीके पर, जो हरियाणा जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करना, लास्ट टाइम में इनको रिवीजन करना। इसमें कुछ एक लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। उसके अलावा आज की डेट में इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2023 के वीडियोज भी बनाकर मैं आज अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और लास्ट टाइम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगी कि जो बेरेक्स है उनकी क्विक रिवीजन भी मैं आज आपको करवा दूं और आपके लिए लेके आ जाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें क्या है, हमने कल किया था, प्रियम्बल का पार्ट किया था। उसमें कल हमने किया कि री बेरोबारी का केस है, वो ये कहता है कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स के माइंड को समझने के लिए प्रियम्बल को यूज किया जा सकता है। 42nd अमेंडमेंट बात करता है सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी की। ये जो वर्ड है ये ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट से। डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है प्रियम्बल की? 26 नवंबर 1949। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। टोटल कितने पार्ट है? 22 पार्ट है। और पहला पार्ट जो वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, ये कहता है आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नाम क्या है इंडिया का? भारत। आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन की, कि किसी भी नए स्टेट को हमने हमारे कंट्री में शामिल करना है, उसको एस्टेब्लिश करना है, तो आर्टिकल 2 के तहत होगा। इसका एक एडमिशन का एक एग्जाम्पल है, वो थोड़ा सा माइंड में रख लो, कई बार पूछ लिया जाता है। चंद्र नागौर, ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है जिसको एडमिट किया गया। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की, ऑल्ट्रेशन की, बाउंड्रीज की और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट नए उनका कितना एरिया होगा, क्या उसका नाम रखा जाएगा, वो इसमें है। आर्टिकल 4 बात करता है कि जो भी लॉ बनेगा आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, उसका सिर्फ 4th और 1st शेड्यूल पर इफेक्ट पड़ेगा, उनके अलावा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप कहाँ से कहाँ तक है? ये तो है 1 से 4 तक, और सिटीजनशिप है आपकी 5 से 11 तक। 5 बात करता है सिटीजनशिप बाय बर्थ। बर्थ से अगर सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 5 में है। सिटीजनशिप खत्म कैसे हो जाएगी आपकी? आर्टिकल 9 के तहत हो जाएगी। और पार्लियामेंट क्या कर सकती है? आर्टिकल 11 के तहत किसी की भी सिटीजन को कैंसिल कर सकती है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 3 से रिलेटेड। आर्टिकल 3 से रिलेटेड क्या पॉइंट है इसको समझे। थोड़ा सा बताती हूँ आपको, मैं साइड में करवा देती हूँ। इसमें क्या है कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था? जो भी स्टेट्स है उनको कंबाइन करना। इसके हेड कौन थे? ये जो पास हुआ था इसका हेड कौन था? जस्टिस, जो ये पास हुआ इसको बनाने के लिए कोई कमेटी तो बनती है ना, जस्टिस फैजल अली कुंजूरू और पन्नीकर, ये 3 नाम हैं, ये इनके मेंबर थे। और हेड कौन था? ये जस्टिस अली जो थे हेड थे। इसमें क्या हुआ? 4 फोल्ड स्टेट रिप्लेस किए गए थे। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को 7th अमेंडमेंट के द्वारा कंबाइन कर दिया गया था। ये जो स्टेट्स बने थे, स्टेट रीऑर्गेनाइज थे, ये लिंग्विस्टिक बेस थे। लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने नोट करवा दिया है। इसको आप नोट कर लीजिए अपने किसी पॉइंट पर कहीं कॉपी में, क्योंकि ये इसके साथ आपको नहीं मिलने वाले। बाकी मैं पीडीएफ दूंगी, उसके अंदर ये एज इट इज आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट है हमारे, हाँ जी, सिस्टम को भी क्या इशू हो रखा है, 12 से कितने तक? 32 तक। क्या है ये? फंडामेंटल राइट नहीं, 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट की। स्टेट क्या है? स्टेट के अंदर कौन से रूल्स होते हैं, स्टेट के अंदर कौन कौन से शामिल होंगे, वो सारा इंक्लूसिव इन नेचर है। डेफिनेशन जो स्टेट की है वो है इंक्लूसिव इन नेचर।
स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस क्या क्या हैं कि क्या जुडिशरी जो है स्टेट का पार्ट है, तो इसमें इसके लिए इम्पोर्टेंट केस है कि जुडिशरी एक स्टेट का पार्ट है, तो उसके लिए केस कौन सा है? क्या दिक्कत हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे, सिस्टम लैग मार रहा है आज। एक बार इसकी कोई सेट, एक केस है इसमें खोडिया डिस्टिलरीज केस, याद रखिए इतने में ही, ठीक है। इसके अंदर रूपा अशोक हुर्रा का केस भी है इसके अंदर, ठीक है। ये दो केसेस जो है आप इससे रिलेटेड कर सकते हो। अगर अथॉरिटीज की अगर हम बात करें तो यानी कि आर्टिकल 12 से रिलेटेड कौन कौन से केसेस है उनको हम देख लेते हैं। मैं अलग से केसेस की लिस्ट करवा देती हूँ, आप कॉपी पेन ले लीजिए और उसके जो है उस पर आप केस को लिख दीजिए। तो यहाँ मैं करवाती हूँ आपको केसेस के नाम जो इससे रिलेटेड केस है, आर्टिकल 12 से रिलेटेड केस है। पहला तो हो गया रूपा अशोक हुर्रा वाला केस, जिसको हमने इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन में पढ़ा था, ठीक है। एक ये वाला केस हो गया। सेकंड केस है आपका खोडिया डिस्टिलरीज, स्पेलिंग का कुछ इश्यू हो जाए तो कोई बात नहीं, आप नोट कर लेना। ये कर्नाटका लिख रही हूँ, सिर्फ कर्नाटका के गेस्ट था। ये दोनों बात करते थे कि जुडिशरी जो है वो स्टेट का पार्ट है। ये आर्टिकल 12 की बात हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ये जो इसका पार्ट है। उसके बाद है अदर अथॉरिटीज, कौन कौन सी इसमें आएगी, ठीक है। ये कौन कौन सी अथॉरिटी को आप इसमें ऐड करोगे। सेकंड जो केस की हम बात करेंगे वो है, थर्ड जो केस है वो है हमारा RD सेठी। ये वो करवा रही हूँ जो स्टेट का पार्ट है, वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। ये इसका पार्ट है, तो इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसका मतलब ये भी क्या है, स्टेट का पार्ट है। अजय हसिया, इसी केस को रीअफर्म किया गया था। अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, इसी को ही जो ऊपर वाला हमारा केस है उसी को रीअफर्म किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा क्वासी जुडिशियल बॉडी की बात हो रही है। क्वासी जुडिशियल बॉडी भी क्या इसका पार्ट है, तो इसके लिए है कमला मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये बात करता है क्वासी जुडिशियल, ठीक है। सिक्स्थ जो है वो है हमारा केस जी टेलीफिल्म लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें भी ये मानिए कि प्राइवेट कॉरपोरेशन जो है उससे रिलेटेड ये बात हो रही है, प्राइवेट कॉरपोरेशन की बात हो रही है, प्राइवेट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये उसकी बात हो रही है। फिर है इससे रिलेटेड एक और केस MC मेहता के जो भी केसेस थे वो सारे प्राइवेट कॉरपोरेशन से रिलेटेड ही थे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 क्या बात करता है,
आर्टिकल 13 बात करता है कुछ एक, ये मैं यहाँ से रब कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने उधर करवा दिया, आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके दोबारा से नोट कर सकते हो। आर्टिकल 13 बात करता है लॉ की कौन से लॉ जो बनाए जाएंगे, एग्जिस्टिंग लॉ कौन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो आर्टिकल 13 में कुछ एक आप ये मान के चलिए कि थ्योरीज है, डॉक्ट्राइन है, वो इम्पोर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या होता है वो तो आप सभी को पता है। डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है कि हम किसी भी बने हुए एग्जिस्टिंग लॉ को रिव्यू कर सकते हैं, उस लॉ का रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें दो पार्ट बंटे होते हैं। दो पार्ट कैसे बंटे होते हैं कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, ठीक है, और 13(2) बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो एग्जिस्टिंग लॉ यानी कि वो इसमें फॉल करेगी। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स भी इसी में फॉल करेगी। अब ये डॉक्ट्राइन सेवरेबिलिटी क्या कहता है, ये कहता है कि आर्टिकल 13 डज नॉट मेक होल एक्ट इनऑपरेटेड। ये कुछ एक पार्ट को जो है इनऑपरेट करेगा। कोई ऐसा लॉ है जिसमें एक पार्ट तो वैलिड है और एक पार्ट इनवैलिड है, तो ये वैलिड वाले पार्ट को ऑपरेट कर देगा और इनवैलिड को अनऑपरेट कर देगा। तो इसके लिए एक केस है DS नकारा, याद रखना DS नकारा केस, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, किसी को ग्रहण लग जाना। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लॉज विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स एंड रिमेन्स डोमिनेंट बट इट इज नॉट डेड। ये क्या है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है इसलिए इसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन मान लो सपोज करो कल को वो फंडामेंटल राइट जो है वो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया जाता है तो इसको दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। ये है आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसके लिए इंपॉर्टेंट केस है एक बिकाची, बिकाजी तो सारे खाते हैं ना बुझिया, बिकाची नारायण वर्सेस MP के अगेंस्ट ये केस है। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस है, इसको आपने माइंड रखना है। इसके अलावा और भी कई केसेस है जिसमें वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। कोई ऐसा लॉ है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था उसको वॉइड डिक्लेयर किया गया। तो इससे रिलेटेड और कौन से केसेस के नाम हो सकते हैं, AK गोपालन का केस आ गया इसके अंदर, ठीक है। FN बलसारा का केस है, FN बलसारा का केस, और RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये चीजें भी जो है इसके साथ डील होती हैं। तो ये 3 केसेस भी आप कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के लॉ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें आर्टिकल 13(2) से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे केसेस हैं। आर्टिकल 13(2) की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी मैं लिख देती हूँ आर्टिकल 13 क्लोज 2 से रिलेटेड है एक इम्पोर्टेंट केस। अभी आज लैग मारना था, अंबिका मिल्स केस। ये इसमें बात करी गई थी कि जो बाद के लोग हैं उनको भी अगर वो वायलेट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को तो उनको भी वहां से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, पेंसिल। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर एक और केस है दीपचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दीपचंद का केस है, ठीक है। फिर एक डॉक्ट्राइन और होती है पिथ एंड सब्सटेंस। जैसे एक डॉक्ट्राइन होती है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब ये डॉक्ट्राइन का आप नाम नोट कर लीजिए, पिथ एंड सब्सटेंस, ये आर्टिकल 13 से रिलेटेड है, आप ये मान के चलिए। और साथ में कलरेबल लेजिस्लेशन, ये 2 भी इसके साथ ऐड हो जाएगी। फिर एक और पॉइंट आता है कि क्या फंडामेंटल राइट को वेव किया जा सकता है। मैं आपको दूसरी जगह लिखवा देती हूँ इन केसेस को, एक अच्छी सी लिस्ट बन जाएगी। 8 नंबर है आपका
एक्लिप्स से रिलेटेड, एक्लिप्स से रिलेटेड कौन सा केस है? बीकाजी। ठीक है, और सेवरेबिलिटी से रिलेटेड DS नकारा। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर आप आर्टिकल 3(1) की बात करते हो तो गोपालन केस, गोपालन, FN बलसारा, RMDC केस, ये चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। 13(2) की अगर हम बात करें तो इसमें अंबिका मिल केस, अंबिका मिल्स केस आ जाएगा। ठीक है, फिर है कि क्या फंडामेंटल राइट को वेव किया जा सकता है? तो इसको अगर हम देखें, क्या फंडामेंटल राइट्स, वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो इसके लिए केस है एक वशेश्वरनाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें कहा कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते, ये इससे रिलेटेड केस है। फिर इसके अंदर आगे बात आ जाती है हमारी, यहीं पर समझा देती हूँ मैं बेयर एक्ट के अलावा, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि आर्टिकल 13(4) जो है वो क्या बात करता है। आर्टिकल 13(4) बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्टिकल 13(4) ये डील करेगा आर्टिकल 368 जो हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड है, उससे बात करता है। अब आप अपना बेयर एक्ट देख लीजिए, बेयर एक्ट अगर आपके पास है तो ओपन कर लीजिए, इसको समझ लेते हैं इसकी लैंग्वेज क्या है आर्टिकल 13(4) की। ये कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, कि आर्टिकल 368 के तहत कुछ भी अमेंडमेंट किया गया है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड 4 केसेस की एक लाइन है वो आपने याद करनी है। 4 केसेस की क्या लाइन है? पहला है शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद पूछ लिया जाता है पहले कौन सा केस था, बाद में फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। अब इसमें इशू क्या है? इसमें क्या हुआ कि 1951 में पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया। आर्टिकल 115(4) के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि उसकी जो वैलिडिटी है 31A को ऐड करने की वो दिक्कत आएगी। सिंपल सा याद रखो कि फर्स्ट अमेंडमेंट इसमें चैलेंज हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट चैलेंज हुआ। फिर सज्जन सिंह वाले केस के अंदर 17th अमेंडमेंट चैलेंज हुआ। क्या हुआ इसके अंदर? इस केस में द वैलिडिटी ऑफ 17th अमेंडमेंट जो है चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेजोरिटी जजमेंट से शंकरी प्रसाद के जो जजमेंट्स को है इसमें क्या कर दिया था कि शंकरी प्रसाद का जो जजमेंट है उसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है अमेंडमेंट ऑफ ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ये कहा गया था कि सारे प्रोविजन जो है अमेंडमेंट की जब बात आएगी तो सभी पे अप्लाई होता है। गोलकनाथ जो बात करता है उसने क्या किया, सज्जन सिंह के केस को, इस केस को यहाँ पर रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करते हुए ये बात कही कि पार्लियामेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू वायलेट द फंडामेंटल राइट, कि अगर पार्लियामेंट 368 में कोई लॉ बनाती है और अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है तो उसको क्या है, चैलेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या किया गया था, 24th अमेंडमेंट आया और उसके लिए 13(4) और आर्टिकल 368 का 3 क्लोज जो है वो ऐड कर दिया गया था। ठीक है, और 24th अमेंडमेंट में इसके बाद क्या हुआ, 24th अमेंडमेंट आया
और 13 क्लोज 4 और 368 क्लोज 3 को इसमें ऐड किया गया। केशवानंद भारती में 24th अमेंडमेंट को क्या किया गया, वैलिड डिक्लेयर किया गया, अमेंडमेंट डिक्लेयर्ड वैलिड। तो ये कई बार इनके ईयर भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये शंकरी प्रसाद का जो केस था ये 1951 में था। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आया 1965 का केस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इनको आप माइंड में रख सकते हो। केशवानंद भारती 1973, तो अगर ये याद नहीं भी रहता तो कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 368 क्लोज 4 ऐड कर दिया गया। इसकी ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती, ये कहानी अभी और चलेगी। शंकरी प्रसाद का केस आया, फिर 13(4) क्लोज ऐड कर दिया गया। अब क्या हुआ, इसमें 42nd अमेंडमेंट भी आ गया। जब 1973 में ये आया तो 42nd अमेंडमेंट आया। 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने क्या किया, 368 क्लोज 5 को भी ऐड कर दिया गया और 368(4) को भी चेंज कर दिया गया। 368 का जो 4 क्लोज है वो कहता है कि नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडेड पार्ट 3 कैन बी चैलेंज्ड। पार्ट 3 को चैलेंज नहीं किया जाएगा, पार्ट 3 नॉट चैलेंज, इसमें ये बात कह दी गई। इट ऑल्सो सेज, यानी कि जो 5th क्लोज है वो क्या कहता है, इट ऑल्सो सेज दैट देयर इज नो लिमिटेशन टू द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की पार्लियामेंट एनी पार्ट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है। फिर मिनर्वा मिल का केस आया, उसमें क्या किया गया, इसी को जुडिशियल रिव्यू किया गया, ठीक है। और ये कहा गया कि ये क्या है, वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो वो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस और आता है जिसमें 13(1)(b) को चैलेंज किया गया था 9th शेड्यूल में जो इंक्लूड है। इसके बाद 9th शेड्यूल को भी चैलेंज किया गया। एक केस था I.R. कोहल वर्सेस तमिलनाडु, 9th शेड्यूल वॉज चैलेंज। ये वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। लेकिन इसमें हुआ क्या था, ऐसा कुछ नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर किया। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिक चीजें क्या आती है, जैसे सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट आ गया, सेकुलर फॉर्म आ गया, फंडामेंटल राइट्स आ गए, ये सारे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में आ गए। इन्हें आप चाहकर भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट्स जो है क्या वो एब्सोल्यूट है, नहीं। फंडामेंटल राइट्स जो एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। बट कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो एब्सोल्यूट हैं। वो कौन कौन से राइट्स हैं उनको देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स विच आर एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, ये है आपका आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जो है ये एब्सोल्यूट है, इन पर किसी प्रकार का आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन कैसे होगा ये एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम फंडामेंटल राइट के बाकी क्वेश्चन को करेंगे। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैसे सस्पेंड होंगे। 352 की बात आ रही है नेशनल इमरजेंसी में। 358 के अंदर क्या होता है, आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, आर्टिकल 19 जो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। फिर है आर्टिकल 359, उसमें भी सस्पेंशन होगा। कोई भी किसी प्रकार की इमरजेंसी है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे राइट हैं जिनको सस्पेंड ना किया जाए, तो इसके अंदर कह दिया गया कि 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ, 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ
कि आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। इसको क्यों ऐड किया गया? क्योंकि जब इमरजेंसी लगाई गई थी 1970 ये जो 42nd अमेंडमेंट जब आया था, तो फिर इमरजेंसी का उस टाइम था 75 में, तो उस टाइम में क्या हुआ था, किसी को भी डिटेन किया जाने लगा, तो उस करके ये अमेंडमेंट इसमें आया था। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट है जो इंडियन सोइल पे कोई भी आया है तो उस पर अप्लाई होता है। फंडामेंटल राइट टू एनी पर्सन को कौन कौन से राइट मिलते हैं? फंडामेंटल राइट टू एनी पर्सन, पहला है आपका आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, 20 प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन, 25 राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, और आर्टिकल 32 जो है ये सभी को मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है इंडियन सोइल पे है वो उसको मिलते हैं। ठीक है, ये वो राइट है। अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल राइट पे। राइट टू इक्वलिटी की बात करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें कुछ नया ऐसा है नहीं जिसको करवाने की जरूरत पड़ती है। बस एक पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हो कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है यानी कि रूल ऑफ लॉ है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इसमें लैग मार रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्ड यूज होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये यूके से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें माइंड में लेके चलता है। अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो यही क्या करता है, रिजर्वेशन का बेस है, बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ही बेसिस ऑफ रिजर्वेशन है। क्या सिंगल पर्सन जो है, सिंगल इंडिविजुअल को एक क्लास की कैटेगरी में समझा जाता है? तो इसको हम कुछ एक केसेज है उसको हम करते हैं। एक केस आया था चरणजीत लाल चौधरी, चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सिंगल इंडिविजुअल को, इसे सिंगल पर्सन लॉ की लॉ भी बोला जाता है, सिंगल पर्सन लॉ, सिंगल पर्सन लॉ, सिंगल पर्सन कैन बी अ क्लास। ये एक इम्पोर्टेंट केस है। ठीक है, कुछ और भी इससे रिलेटेड केसेस आए थे, जैसे अगर हम केसेस की बात करें, जेंडर इक्वालिटी विशाखा केस, जेंडर इक्वालिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे ही लिख रही हूं मैं, ये है रणधीर सिंह का केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड, नॉट अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, नॉट अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस की जो रिजर्वेशन वगैरह होता है वो नेचुरल जस्टिस के को फॉलो करता है। इसके लिए केस है डीके यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करें इसमें नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी की। कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार बनाती है उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है। नो जुडिशियल
रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं, इसके लिए केस है बाल्को एम्प्लॉयज, ये राजस्थान का है, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर है मिट्ठू सिंह का केस, मिट्ठू सिंह केस वर्सेस पंजाब, ये रिलेटेड है 303 आईपीसी से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट केस है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 15 से रिलेटेड ज़्यादा कुछ हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, और आप ये देखिए कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ मैटर्स हुए थे, या कुछ एक इम्पॉर्टेंट केस है। आर्टिकल 15 से लेकर हम आर्टिकल 30 तक के कुछ केसेस की बात करते हैं, जो मैं केसेस आपको लिखवा देती हूँ। रिजर्वेशन लिमिटेड अप टू बालाजी का केस, बालाजी केस, रिजर्वेशन अप टू 50%। फिर मंडल केस, मंडल केस याद रखना, इंदिरा साहनी। ठीक है, हम नागराजन भी, उसके बाद इंदिरा साहनी की केस के बाद क्या हुआ था, अमेंडमेंट्स हुए थे, कौन कौन से, 77th अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट। फिर है एम नागराज केस, एम नागराज केस में 77th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। इसको चैलेंज किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 17 की, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में केस है बेंगलोर WBC, एस मिल्स। ठीक है, तो कुछ एक केस हैं जो आपको माइंड में होना चाहिए, बाकी जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो मैं आपको उसमें करवाऊंगी, जो है आपको नोट्स जो प्रोवाइड करवाऊंगी उसमें भी करवा दूंगी। ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स होते हैं। आर्टिकल 19 से रिलेटेड काफ़ी केसेस हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 19 डिसेंसी से रिलेटेड, आर वर्सेस हिकलिन, ये केस जो डील करता है डिसेंसी और मॉरलिटी, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में फॉल करते हैं। ठीक है, इसके लिए रंजीत उदेसी केस भी है, ये इकट्ठे पढ़े जाएंगे जब भी पढ़े जाएंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड केसेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड कुछ केसेस हैं, जिसके लिए आप याद रखोगे रमेश थापर केस, ब्रिजभूषण केस, आरसी कुपर, बेनेट कोलेमन केस, एक्सप्रेस न्यूज, पूरे नाम नहीं लिख रही हूं मैं, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ठीक है, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट केस है जो आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट, जो आपको पता होने चाहिए, बाकी हम दूसरे कर ही लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अभी लेटेस्ट EWS का जो केस है, जनहित अभियान वाला केस, ये थोड़ा माइंड में रखना। मंडल
कमीशन केस इंदिरा साहनी। अनटचेबिलिटी के साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भी कई बार पूछ लिया जाता है। अबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 में है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जो भी टाइटल्स है, राजा महाराजा कुछ पद है, उसको हटा दिया गया है। फ्रीडम की अगर आप बात करें तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, और प्रॉपर्टी का जो राइट है वो अब आर्टिकल 300A के अंदर जा चुका है। आर्टिकल 20 में 3 डॉक्ट्राइन का जिक्र होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और डबल जियोपार्डी सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि कोई भी लॉ है जो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा, अप्लाई होगा, और जो पहले के जो लॉ हैं वो किसी एक्यूज पर अप्लाई नहीं हो सकते। डबल जियोपार्डी, किसी भी एक व्यक्ति को एक बार एक्विटल हो चुका है या कन्विक्शन हो चुका है, उसको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो है, कोई भी किसी को अपने खुद के खिलाफ फैसला, अपने खुद के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, डबल जियोपार्डी के साथ साथ आप 300 जो CRPC का वो भी रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल 21 में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेज जो हम डिस्कस करेंगे ये बेयर प्रोविजन होने के बाद। आर्टिकल 21A आर्टिकल 45 के साथ रीड होता है, ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है, और इसमें भी एक आ गया है कि स्टेट जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ लॉ लेकर आ सकती है। अरेस्ट एंड डिटेंशन कहाँ है? आर्टिकल 22 में। प्रोहिबिशन एंड फोर्स लेबर किस में है? 23 में। चाइल्ड लेबर कहाँ पर डिस्कस है? 24 में। 25 से लेकर 28 तक राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। 29 और 30 माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। जो भी रेमेडीज हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, जो भी आपकी राइट वायोलेशन हुए तो उनके लिए आप आर्टिकल 32 में जा सकते हैं। 5 प्रकार के रिट का वहां पर जिक्र किया गया। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की जो वास्ट पावर है वो दी गई है। चलिए थोड़ा सा रिट के बारे में समझ लेते हैं। रिट क्या है, कहाँ पर अप्लाई होती है, तो इसको आप सुन लीजिएगा कि मैं जैसे जैसे आपको बताती जाऊंगी आप उस पर थोड़ा सा फोकस रखिए, उसको समझिए। अगर आपको लगता है कि कुछ नोट करने वाला है तो आप नोट भी कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गोल्डन ट्रायंगल रूल। गोल्डन ट्रायंगल रूल ये कौन सा है? ये एक ट्रायंगल है। कौन से 3 आर्टिकल इसमें फॉल करते हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। इसे आप याद रखिएगा। 5 प्रकार की रिट होती है, 5 रिट्स होती हैं। 5 रिट्स, हैबस कॉर्पस। ठीक है, हैबस कॉर्पस क्या होता है कि जब आप किसी को इलीगल तरीके से डिटेन कर लेते हो तो उसके लिए आप कोर्ट में रिट लगा सकते हो। इसके लिए ये कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट रिफ्यूज कर देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट के लिए फाइल कर सकते हो। इसमें एक केस है गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया नो रेस जुडिकेटा, नो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा इस पर रेस जुडिकेटा। सेकंड जो रिट है वो रिट है आपकी, इसके लिए अकेला गुलाम सरवार का केस नहीं है, इसके अंदर एक सुनील दत्त का केस भी है, वो भी थोड़ा सा माइंड में आप रख सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड जो रिट आती है वो होती है रिट ऑफ मैंडामस। रिट ऑफ मैंडामस क्या कहता है? रिट ऑफ मैंडामस कहता है कमांड देगा ये। दिस काइंड ऑफ रिट इज इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी एंड इंफीरियर कोर्ट। पब्लिक अथॉरिटी और इंफीरियर कोर्ट को कमांड देने के लिए इस रिट को यूज किया जाता है, लेकिन आप प्रेसिडेंट, गवर्नर, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह पर इस रिट को अप्लाई नहीं कर सकती। तीसरी जो रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जैसे ही इस वर्ड में ही दिया हुआ है प्रोहिबिट करना, तो ये क्या करेगा? रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है रिट इशू हो जाएगी इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को कि वो जो है कोई ऐसा काम जो है ना करे जो इलीगल हो या लॉ के अगेंस्ट हो। नेक्स्ट जो रिट है हमारी रिट ऑफ सर्सियोरी। रिट ऑफ सर्सियोरी, ये किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती। दिस रिट का जो ऑर्डर इशू होता है, मेन जो टारगेट होता है वो क्वैश करना प्रोसीडिंग को, ये ध्यान रखना। लास्ट होती है को वारंटो।
को वारंटो का मतलब क्या है कि कोई इलीगल अथॉरिटी है, अनलॉफुल अथॉरिटी में बैठा है, कोई अपॉइंट हो चुका है व्यक्ति और वो गलत एक पोजीशन पर बैठा है, गलत पद पर बैठा है, तो उसके लिए पूछा जा सकता है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, वो हमें बताइए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट केस है इसके अंदर, दरियाव वर्सेज यूपी। इसमें ये कहा पूछा गया कि क्या सक्सेसिव रिट्स बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। तो आंसर इज यस, सक्सेसिव रिट जो है बार्ड बाय रेस जुडिकेटा है, उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। आप उस पर मना नहीं कर सकते, आप इस बात पे नहीं कह सकते कि मैं दोबारा से अपनी रिट फाइल करूंगा। अगर आपने एक बार फाइल कर दिया और उसमें कोई ऑर्डर हो चुका है तो उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी रिट है वो फाइल की गई है हैबेस कॉर्पस की, वो सीआरपीसी किस प्रोविजन से रिलेट करता है, तो वो सीआरपीसी का प्रोविजन है 1997, तो आप उसको भी माइंड में रखिएगा। आर्टिकल 39A बात करता है फ्री लीगल एड की, हुसैनारा खातून का केस है। आर्टिकल 40 बात करता है विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की। आर्टिकल 41 बात करता है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस जो है दी जानी चाहिए। आर्टिकल 42 बात करता है ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी बेनिफिट का, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये बात करता है आर्टिकल ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स। लिविंग वेजेस 43 में है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, ट्रेड यूनियन वगैरह होती है, वो कहाँ है, किस में पार्टिसिपेट करेंगे, 43A में। 43(2) यानी कि जो बी है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड को फर्स्टली लागू करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है। आर्टिकल 15 को आप पढ़ोगे आर्टिकल 21A के साथ कि चाइल्ड बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज है उनको एजुकेशन कंपलसरी है। आर्टिकल 46 बात करता है जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और अदर वीकर सेक्शंस हैं, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 47 एक ड्यूटी बताता है स्टेट की कि आप न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड करवाएं। आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इनको याद रखना है, इनको पॉइंट वाइज कर लो जैसे भी आपको टिक बने। आर्टिकल 48A बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 49 बात करता है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं उनका ध्यान रखना है। 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 बात करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है वो भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। अब हम बात करते हैं पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11। स्टार्टिंग में कितनी थी, 8। तो ये बात ध्यान रखना कि एट द ओरिजिनल स्टेज ये 8 थी और अब क्या है, 11 ड्यूटीज हैं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये आया, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। फिर बात करते हैं हम पार्ट 5 की, द यूनियन। इसके अंदर क्या है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। तो आर्टिकल 52 जो बात करता है वो बात करता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 बात करता है उसकी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ दी गई है और उसके साथ साथ मिलिट्री पावर 53 में है और गवर्नर की 154 में। आर्टिकल 61 बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट कैसे होगा। उसके बाद नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट किस किस को। आर्टिकल 80 तो बात करता है कि 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है और आर्टिकल 331 बात करता है 2 मेंबर्स वो लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है। आर्टिकल 72 बात करता है पार्डनिंग पावर की और 161 बात करता है गवर्नर की पार्डनिंग पावर की। 74 में मिनिस्ट्रीज टू एड एंड एडवाइस की बात करता है। 75 का क्लोज 3 बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो है काउंसिल जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी। ऐसा कोई नहीं है कि उसमें एक सेपरेटली आप उसे लायबल डिक्लेयर करोगे, ठीक है। फिर बात करें हम 76 की, आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल का।
जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है राइट टू हियरिंग। पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? MC सेटलवार्ड, और करंट कौन है? R वेंकटरमणी। याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 108 बात करता है ज्वाइंट सिटिंग की, इतना ही याद रखना है। आर्टिकल 110 बात करता है मनी बिल्स की। आर्टिकल 112 बात करता है सेंटर के जो बजट की, और आर्टिकल 202 बात करता है स्टेट के बजट की। वीटो पावर कहाँ दी गई है? आर्टिकल 111 में, ये याद रखना है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 और 213, इसको याद रखना है। 213 गवर्नर की और 123 प्रेसिडेंट की। फिर मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? 6 मंथ का और 6 वीक का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के अंदर, ये जो टाइम पीरियड आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कहता है, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं 123 को, जो आपको क्लियरली हो जाएगा कि ये 6 मंथ और 6 वीक का क्या फंडा है। तो फटाफट से निकालिए अब अपने बेयर एक्ट, और उसमें आर्टिकल 123 को आप फटाफट निकाल लीजिए। आर्टिकल 123, इससे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि आर्टिकल 105 किससे डील करता है? आर्टिकल 105 किससे डील करता है वो भी आप नोट कर लीजिए। आर्टिकल 105 प्रिविलेजेस की बात करता है, ठीक है। निकाल लिया आपने 123, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123, फटाफट निकाल लीजिए। ये कहता है इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट वन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, जब वो हाउस में नहीं होंगे, द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require. An ordinance promulgated under this article will have the same force and effect as the parliament के जो एक्ट है उसके बराबर ये इन्फोर्स होगा। इसके एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि where the house of parliament are summoned to resemble on different dates, the period of 6 weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purpose of the 6 weeks जो है रिकॉन किया जा सकता है, और ये जो है 6 मंथ तक चलेगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उनको रिजेंबल यानी कि दोबारा जब वो कलेक्ट होते हैं अलग अलग डेट्स पर, तो जो लास्ट डेट होगी उससे 6 वीक का जो पीरियड है उसको रिकॉन कर दिया जाएगा, और बाद वाली डेट से ही उसको माना जाएगा। ये है कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके माइंड में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, हमने बात की अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल कौन है? 76 में अटॉर्नी जनरल फॉल करता है, और एडवोकेट जनरल जो फॉल करता है वो 165 में एजी जो है वो फॉल कर रहा है। एट प्रेजेंट में एडवोकेट जनरल कौन है हरियाणा में? है माइंड में? आपको रिमाइंड कीजिए, बलदेव राज महाजन जो है एडवोकेट जनरल है। ये जो होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है सेंटर का, और एडवोकेट जनरल जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। अब आप इनके बारे में और बात सुन लीजिए। क्या वो प्रोसीडिंग पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में टेक पार्ट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उनके पास राइट नहीं है वोट करने का। राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट वो है इनके पास। राइट ऑफ अटेंडेंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया वो है इनके पास। कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द कमेटी, किसी कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। जो प्रिविलेजेस हैं वो उनके पास होंगे। सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होगी। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है और इसको किसी भी टाइम पर रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। ये है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के बारे में। प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए कि फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी वो डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज कहाँ दी गई है? 78 में प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज दी गई हैं। 78 में पीएम ड्यूटीज। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वहीं खत्म हो जाएगा, उसको दोबारा से फिर स्थापित करना पड़ेगा।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि टोटल कितने मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। कोरम क्या होगा, 1/10 ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की टोटल 1/10 मेंबर्स जो है वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल की। एक और टर्म यूज होती है कई बार, आपने सुना होगा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कहां पर दिया हुआ है, प्रोटेम स्पीकर दिया हुआ है 94 आर्टिकल में। 94 ए लग गया, इधर ए नहीं आएगा, यहाँ पे आगे आएगा, आर्टिकल की बात हो रही है ये, ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, इनको थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है। मनी बिल जो है सिर्फ मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल जो है उसका कोई इशू नहीं है, कहीं भी वो पेश किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल जो है ये ओनली इन लोकसभा, ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। फिर अगर लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा रिटर्न कर देता है बिल को 14 दिन के अंदर वो रिकमेंडेशन में, तो दोबारा से उसके पास भेजा जाएगा, तो दोबारा से राज्यसभा मना नहीं कर सकता, ठीक है। हम मनी बिल और इससे रिलेटेड एक चार्ट मैं आपको समझाने जा रही हूँ, उसको थोड़ा सा आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस मनी बिल के कंसेप्ट को समझने के लिए। मनी बिल क्या, तीनों बिल के कंसेप्ट को समझने के लिए। एक सेकेंड, पहले इसको हेडिंग बना लो आप, पहले ऊपर तो बना लो मनी बिल, फिर फाइनेंशियल बिल, और अदर मैटर्स, ठीक है। मनी बिल की अगर हम बात करेंगे तो 110(1) में, फाइनेंशियल 117(1) में और 117(3) में। पहला पॉइंट आप बनाओगे, पहली हेडिंग बनाओगे, प्रेसिडेंट रेकमेंडेशन रिक्वायर्ड, क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है। सेकंड हेडिंग बना लोगे, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। तीसरा, राज्यसभा का रोल, राज्यसभा रोल क्या होगा, क्या उसको कुछ कहने का अधिकार है। नो डेडलॉक एंड ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। फिफ्थ है, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेट, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेट। पहला पॉइंट, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड, तो हाँ जी, तीनों में ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, हाँ जी, ये इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली आएगा, ठीक है। नो से, नो रोल, RS हैज रोल और RS हैज रोल। नो डेडलॉक और ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, ये यस, ठीक है, इसमें नो और नो, यानी कि इसमें डेड लॉक होता है, डेड लॉक। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू असेंट, यस। कैन रिटर्न, वापस कर सकता है, और कैन रिटर्न, इसे भी वापस कर सकता है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट कुछ पॉइंट और हैं जो समझाने वाले हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम बात करते हैं बजट की।
अगर आप बजट की बात करोगे तो प्रोविजन कौन कौन से आ जाएंगे? आर्टिकल 112 और 202। प्रेजेंटेड कौन प्रेजेंट करता है? प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है सेंटर का? सीतारमन। प्रेसिडेंट इसे कहाँ रख सकती है? प्रेसिडेंट laid down before both houses in joint sitting। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर है सेंटर की प्रिविलेजेस कहाँ थी? ये मैंने आपको करवाया था। सेंटर के प्रिविलेजेस कहाँ थी? 105 में। 105 में सेंटर की प्रिविलेजेस है और 194 में स्टेट्स की प्रिविलेज है। ये ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन और है, यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ। आर्टिकल 265 266 कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड से जजेस की सैलरी वगैरह जाती है। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। एक 124 बात करता है, किसकी बात करता है? कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, ये इसकी बात करता है। 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। 215 भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का और 215 जो है वो हाई कोर्ट का है। अब ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है? ओरिजिनल अपीलेंट, SLP, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, क्यूरेटिव पेटिशन यानी कि रिव्यू पेटिशन। ठीक है, तब इनको देख लेते हैं। ओरिजिनल कहाँ है? 131 में, अपीलेंट 132 में, SLP 136 में, लॉ डिक्लेयर्ड बाय 141 में और 137 में क्यूरेटिव पेटिशन है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 बात करता है अपॉइंटमेंट की। 129 215 हो चुका है। 126 आर्टिकल है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। 126 को थोड़ा सा देखें। 126 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस, एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होना। 141 लॉ टू बी बाइंडिंग यानी कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। 143 एडवाइजरी ओपिनियन जो है प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है। 112 बात करता है बजट की, जो हम कर चुके हैं। कैग गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, जो भी रुपया होता है उसका सारा तालमेल को रखता है, कैश रखता है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है। ये अब एट प्रेजेंट में कौन है? श्री गिरीश चंद्रा मुर्मू, एडवोकेट जनरल 165 में है। फिर है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जुडिशरी के लिए, बीच वाला हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 6 बात करता है स्टेट की। 223 में है अपॉइंटमेंट और गवर्नर के द्वारा होगी, कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट होगी। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट है 226 रिट जुरिडिक्शन, 227 सुपरिंटेंडेंस। ठीक है, फिर है पार्ट 7 ओमिट हो चुका है। पार्ट 8 बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली। 239 कैपिटल ए, पंचायत का सिस्टम पार्ट 9 में है। पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज की बात हो रही है। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है। तो इनको हेडिंग के हिसाब से आप तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसको आपने हेडिंग के हिसाब से ही तैयार करना है। पंचायत जो आई है वो
73rd अमेंडमेंट से आई है, ये ध्यान रखने वाले इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट, ये आया है 74th अमेंडमेंट, और ये आया है 97th अमेंडमेंट। पार्ट 10 बात करता है शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ट्राइबल एरियाज के बारे में। पार्ट 11 बात करता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। 246A बात करता है आपके जीएसटी की, रेजिडरी पावर 248 के अंदर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, रेजिडरी पावर, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट 253 की बात करता है। इनकंसिस्टेंसी अगर हो जाए स्टेट और पार्लियामेंट के बीच में लॉ से रिलेटेड तो 254 बात करता है। पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ है? 261 में। 262 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है। ठीक है, फिर है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट और ऑडिट से रिलेटेड नो टैक्स, कोई भी ऐसा टैक्स आप नहीं लोगे जो अथॉरिटी के द्वारा अप्लाई नहीं है। 266 बात करता है कॉन्सोलिडेटेड फंड की, जिसमें से सैलरीज दी जाती है। 267 कॉन्टिजेंसी फंड है जो इमरजेंसी में यूज किया जाता है। 279 ये बात करता है जीएसटी काउंसिल की। 280 बात करता है फाइनेंस कमीशन की। 300 बात करता है सूट एंड प्रोसीडिंग की। 300A बात करता है प्रॉपर्टी के राइट की। ठीक है, 301 बात करता है फ्रीडम ट्रेड और कॉमर्स की, और ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर है 13। पार्ट 14 बात करता है सर्विसेज की। 310 बात करता है टेन्योर की, जो सर्विस पर्सन होंगे उनका टेन्योर कितना हुआ। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर इसमें आता है, जहाँ में पूछ लिया जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज का है 312 में। पब्लिक सर्विस कमीशन का है 315 में। ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो ये ट्रिब्यूनल 14A है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 320A है। ट्रिब्यूनल और अदर मैटर्स की बात है 323B में है। इलेक्शन से रिलेटेड 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्पेशल प्रोविजंस की बात करें, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट 338, शेड्यूल ट्राइब 338A और बैकवर्ड क्लासेस के 338B। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें 343 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी को ही बोला गया है। इमरजेंसी की बात करें तो इनडेफिनिट होता है, और पार्लियामेंट जो है हर 6 मंथ में से एक्सपीड कर सकती है, बढ़ा सकती है। 356 में मैक्सिमम 3 ईयर है और 360 में इनडेफिनिट है। हालांकि 360 अभी तक एक बार भी अप्लाई नहीं हुई। गवर्नर और राज प्रमुख को जो प्रोटेक्शन दी जाती है 361 में दी जाती है। डेफिनेशन क्लोज 366 में है, और 367 बात करता है इंटरप्रिटेशन की। अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है वो होता है स्पेशल मेजोरिटी और 2/3 वोटिंग राइट से होता है। ये 368 में है। और टेम्परेरी जो कुछ प्रोविजंस की बात हो रही है कि टेम्परेरी तौर पर कुछ एक पॉइंट्स है इसके अंदर, देख लेते हैं क्या है। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की बात होती है, वो इसमें है 21 में। 22 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्ट कमेंसमेंट। बाकी एक्ट्स में क्या है, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, यहाँ पर 393 में है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, और कमेंसमेंट जो है 394 में है। अगर कोई रिपील किया गया किसी को तो 395 में है। तो ये है हमारे टोटल 22 पार्ट्स हैं, 395 तक सेक्शन है, और अगर टोटल किया जाए इन सेक्शन को 448 जो है ये टोटल सेक्शन है। शेड्यूल की बात करें, टेरिटरीज, इनको आपने याद करना है। T से टेरिटरीज, 8 यूटीज हैं, ये वाली यूटीज के नाम है। एमएलयूमेंट्स, उनकी भत्ते वगैरह दिए जाएंगे। अफर्मेशन है, नोट्स दी जाएगी। राज्यसभा की सीट्स कहाँ हैं, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब कहाँ है। तो इन 5 को क्या बन जाएगा, टीयर्स। इन 5 का क्या बनेगा, टीयर्स ऑफ। ओ से अदर प्रोविजन ट्राइबल एरियाज के आ जाएंगे। फेडरल लिस्ट हमने यहाँ क्यों लिखा, हालांकि हमारे फेडरल लिस्ट नहीं है, लेकिन इस एक पॉइंट को बनाने के लिए, इस एक शॉर्ट फॉर्म को बनाने के लिए हमने फेडरल लिखा है। हालांकि 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ओल्ड पीएम, अब इसका क्या बनेगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओ से क्या है, टी से क्या है, टेरिटरी। ई से एमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा सीट्स, एस से शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, ओ से अदर प्रोविजन, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से पंचायत, और एम से म्यूनिसिपैलिटीज। 11 हो गया ये हमारा। एक सेकेंड, पंचायत 11 था ये है
11th पंचायत और ये है आपका 12th म्यूनसिपलिटीज। ओल्ड पीएमसी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बॉडीज इन इंडिया में इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट में कौन है? राजीव कुमार। हमें प्रेजेंट का याद रखना है, इतना डिटेल में हमें नहीं करना, हमें प्रेजेंट का याद रखना है। कौन है? राजीव कुमार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर है फाइनेंस कमीशन, कौन है? श्री NK सिंह, 15th है ये 15th है फाइनेंस कमीशन। SC का जो कमीशन है विजय सांपला, 6th है ये। नेशनल कमीशन फॉर ST का कोई नहीं है, ये सेक्शन कौन सा है? 280 में फाइनेंस कमीशन है और आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन SC के लिए, 338A में ST के लिए, 338B में बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड का हंसराज गंगाराम अहीर और NK सिंह फाइनेंस कमीशन का, राजीव कुमार जो है वो इलेक्शन कमीशन के। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के डॉक्टर मनोज सोनी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रेखा शर्मा और हरियाणा में कौन है? रेणु भाटिया। नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट कमीशन श्री जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इकबाल सिंह लालपुरा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट प्रियंका कानूनगो। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नीति आयोग श्री BVR सुब्रमण्यम और लॉ कमीशन के जस्टिस ऋतु राज अवस्थी। ये कुछ नाम है आपने याद रखना है। पहला लॉ कमिश्नर कौन था? MC सेटलवाड। इंपॉर्टेंट बॉडीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोबारा रिपीट हो चुका है। चलो इसको हम आउट कर देंगे, ये वाला पार्ट आपने नहीं करना। फिर है इंपॉर्टेंट एडॉक कमिटीज, इनको पढ़ लेना। इसमें मोस्टली जो है मंडल कमीशन की कमेटी पूछी जाती है 1979 में, कोठारी कमीशन की पूछी जाती है एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए और सरकारिया कमीशन की पूछी जाती है 1983 की। इनको थोड़ा सा याद रखना है आपने, ठीक है। बाकी आपको टाइम लगे तो आप इसे पढ़ सकते हो। अब बात आती है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की। पहला अमेंडमेंट जो है उससे क्या ऐड किया गया? 9 शेड्यूल को ऐड किया गया और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो सोशली जो है उनको ऐड किया गया। आर्टिकल 15 में 3 मोर ग्राउंड्स जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर में ऐड कर दिए गए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के, और 31A और 31B को भी इसमें ऐड किया गया है। 7th अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ? अबोलिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सीट्स इनटू 4 कैटेगरीज, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D। एक्सटेंशन ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 231। प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस को प्रोवाइड किया गया, ठीक है। 25th अमेंडमेंट से क्या हुआ? 31C आर्टिकल को लाया गया। और टू अमेंडमेंट द अमेंडमेंट एक्ट्स एम्स टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स दैट स्टैंड इन द वे ऑफ पुटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एनफोर्समेंट करने के लिए भी जो रुकावटें आ रही थी उसको भी इससे दूर किया गया। 26th अमेंडमेंट से क्या हुआ? आर्टिकल 229 और 362 को ओमिट कर दिया गया। साथ में नया आर्टिकल 363A को ऐड किया गया। 42nd अमेंडमेंट से क्या हुआ? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 42nd अमेंडमेंट से सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड फॉर द सिटीजन हुई इसमें। प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करेगा प्रेसिडेंट, ये इसमें ऐड किया गया। प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर यानी कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिए गए। 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया, जैसे इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 44th अमेंडमेंट से क्या हुआ? रिप्लेसमेंट ऑफ द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया और आर्म रिबेलियन को ऐड कर दिया गया। मेड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन पर जो है वो इमरजेंसी लगेगी। और डिलीशन ऑफ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया और आर्टिकल 300A में इसको ऐड किया गया। प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये भी इसके द्वारा ही ऐड किया गया। 52nd अमेंडमेंट से क्या हुआ? मेन पॉइंट है एडिशन ऑफ 10th शेड्यूल। बाकी आपको एंटी डिफेक्शन लॉ का वर्ड भी आपको याद रखना है। 52nd अमेंडमेंट से 61 अमेंडमेंट से वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 कर दी गई थी। 65th अमेंडमेंट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को लाया गया। 69th अमेंडमेंट से मेड दिल्ली एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया इसे। और 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया और 74th अमेंडमेंट से म्यूनसिपलिटी जो है वो आया।
जब ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया तो ये 11th शेड्यूल में ऐड किया गया इसको, और इसको 11th ए में ऐड किया, सॉरी इसको 12th शेड्यूल में ऐड किया गया। 85th अमेंडमेंट की बात करें तो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी प्रमोशन से रिलेटेड मैटर को लेकर आया गया, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो सर्वेंट्स हैं। 86th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 21A को ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन, जिसको हम आर्टिकल 45 के साथ पढ़ते हैं, और उन्नी कृष्णन का इससे रिलेटेड केस है। 91st अमेंडमेंट जो है उससे क्या हुआ, लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को लिमिट कर दिया गया, जिससे कि एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। इस पर क्वेश्चन आता है कितना एक्सीड नहीं कर सकता, 15% से एक्सीड नहीं कर सकता। यहाँ पर आप केस का नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट केस है ये, एजुकेशन से रिलेटेड था, उन्नी कृष्णन। इसके केस के बाद से ही ये 21A को जो है ऐड किया गया था। 93rd अमेंडमेंट में क्या हुआ कि रिजर्वेशन फॉर द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का प्राइवेट एंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। 97th अमेंडमेंट में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया। 99th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 99th अमेंडमेंट में जो कॉलेजियम सिस्टम जो था, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो आया था, जिसे क्या कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस केस से डिक्लेयर कर दिया गया था। 100th अमेंडमेंट से क्या हुआ, द एक्ट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव इफेक्ट द एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज टू बांग्लादेश। कुछ एक्वायर कर ली, कुछ बांग्लादेश को दे दी। 101 अमेंडमेंट क्या, गुड सर्विस टैक्स से रिलेटेड था, ठीक है। 102 जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। और 103 के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड को जो है लाया गया, जिसमें जनहित अभियान का जो केस है इसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। 104 जो है वो एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया, जो सीट्स हैं सुप्रीम कोर्ट SC और ST के लिए। 105 में क्या करा गया, इस रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। तो टोटल 105 अमेंडमेंट तक हम पहुंच गए 2021 तक, तो इसको आपने अच्छे से करना है। ये जो है अमेंडमेंट की बात हो गई है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन मैं हेडिंग ही बताऊंगी आपको, बाकी आप उसको डिटेल में पढ़ लेना। नोट्स आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी। शंकरी प्रसाद का केस जो था, फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, फिर उसको रीट्रेट कर दिया गया सज्जन सिंह के केस में। गोलकनाथ के केस में ये कहा गया कि ये जो है वो 13(2) के क्लोज के अंदर आएगा, क्योंकि अगर कोई 368 का लॉ बनता है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेशन करता है। तो सज्जन सिंह के केस को इसमें ओवररूल कर दिया गया था और 368 और लॉ के मीनिंग को एक्सप्लेन कर दिया गया था। फिर इसके बाद जो है केशवानंद भारती का केस आया, जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन निकल कर आई थी। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के लिए जो 39th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो 1975 में आया था, जिसमें आर्टिकल 39A को ऐड किया गया था। नेहरू गांधी के केस के अंदर क्या हुआ, 329A को ग्राउंड मारकर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक कर दिया गया। मिनर्वा मिल्स केस में जो है बेसिक स्ट्रक्चर को है जो अपहेल्ड किया गया था। वमन राव का केस क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ही है। IR कैलो में भी 9th शेड्यूल को क्या कर दिया गया, चैलेंज किया गया था, ठीक है। तो ये कहा गया कि वो भी जुडिशियल रिव्यू में आ सकता है और उसको भी स्ट्रक डाउन किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट करता है। फिर कुछ एक केसेज है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। मुंबई कामगार सभा बॉम्बे का केस है, पहला केस था ये। सुनील बत्रा जो है हैंड कफिंग से रिलेटेड जो केस था। बंधुआ मुक्ति मोर्चा में क्या हुआ कि जो आर्टिकल 32 और 226 के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए PIL को लाया गया और उसमें क्या किया गया कि जो भी अवेयरनेस की कमी है लोगों में तो उसको बढ़ावा दिया जाए। कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू डाई विद डिग्निटी, कि किसी को मरना भी है तो डिग्निटी के साथ जो है वो उसमें क्लेम किया गया था। तो पढ़ लेते हैं। द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज एनविस्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनकम्पासेस विद sphere individual dignity. That right to live with dignity also include the smoothing of process of dying in terminally ill patients or a person PVS with no hope of recovery। यानी कि जो पैसिव यूथेनेसिया का जो केस है उससे रिलेटेड ये केस था। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या किया गया, इसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई। फिर जस्टिस केस पुट्टास्वामी, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट।
नवजोत सिंह जौहर जो होमोसेक्सुअलिटी को जो है डिस्क्रिमिनेलाइज कर दिया गया था, जो अडल्ट्री वाला जो सेक्शन है। मोहम्मद अहमद खान, ये जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए मेंटेनेंस से रिलेटेड भी आता है। विशाखा का केस जो है जेंडर जस्टिस की बात है, हरासमेंट वर्क प्लेस का जो एक्ट भी आ गया। सायरा बानू का केस जो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। यंग इंडिया लॉयर्स जो है ये केस है सबरीमाला टेम्पल के अंदर एंट्री से रिलेटेड। जोसेफ साइन जो 497 को जो है क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। SR बोमई का जो केस है, प्रेसिडेंट रूल को जब स्टेट में लगाया जाएगा तो क्या कुछ कंडीशंस है उसको इम्पोज किया जा सकता है, ये इसमें कहा गया था। PUCL यूनियन ऑफ इंडिया 2013 नोटा केस के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। लिली थॉमस जो है इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रही थी इसमें। TMA राय फाउंडेशन जो है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। अल चंद्रा का जो केस है सर्विस मैटर से रिलेटेड है, ये जो ट्रिब्यूनल से उससे रिलेटेड है। SP गुप्ता का जो केस है इसे फर्स्ट जज केस बोला जाता है। सेकंड जज केस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। थर्ड जज केस री स्पेशल रेफरेंस केस है। फोर्थ केस जो है NJAS का जो केस है ये फोर्थ एडवोकेट जजेस केस है। MC मेहता में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की गई और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल रायलेंस वर्सेस फ्लेचर से निकल के आया था। इंदिरा साहनी जो मंडल केस के नाम से बोला जाता है, क्रीमी लेयर को जो है लिमिट कर दिया गया 50% तक। SR बोमई का केस है सेक्युलरिज्म से रिलेटेड। आर्टिकल 21 से रिलेटेड कुछ एक केस है। AK गोपालन का केस है जिसमें आर्टिकल 22 को डिस्कस किया गया। मेनका गांधी का लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी का केस है। इसमें ये एज इट इज लाइन आ जाती है एग्जाम में कि फंडामेंटल राइट्स आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। फ्रांसिस कोरेलियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है इसमें शेल्टर की बात की गई, क्लोथिंग की बात की गई है। विशाखा हम कर चुके हैं। वेलोर सिटीजन का जो केस है हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट की बात करी है। सुनील बत्रा का जो केस है हैंड कफिंग से रिलेटेड है। DK बासु का जो है इलीगल डिटेंशन से रिलेटेड है। खत्री का जो केस है कि एक्यूज को फ्री लीगल एड का राइट मिलना चाहिए। हुसैन खातून भी फ्री स्पीडी ट्रायल की बात करता है। रुदाल शाह का केस है कंपनसेशन की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। पुट्टा स्वामी केस अरुणा रामचंद्रा सहनवाग पैसिव यूथेनेसिया की बात करता है। कॉमन केस राइट टू डाई विद डिग्निटी है। शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या किया गया है ऑनर क्राइम को रोकने के लिए ये केस है। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के ऐसे 23 के कौन कौन से केस हैं, ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस डॉक्टर RR किशोर। इस केस में क्या किया गया था इसको हम पढ़ लेते हैं। वाइल कंसिडरिंग वेदर डिक्लेरेशन मेड इन सुब्रमण्यम स्वामी केस जो आया था रिगार्डिंग 6A दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को इसमें क्या कर दिया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या है, इसमें NCTD नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को जो है दूसरी टेरिटरी के बराबर वो सिमिलर नहीं है, इसके कुछ अलग से राइट्स है वो इसमें डिस्कस किया गया था। डिटेल में आप पढ़ सकते हो, टाइम है तो आपके पास। शिल्पा शैलेश वरुण श्रीनिवासन का केस जो है ये केस जो है 142(1) में भी फॉल करेगा और ये मैरिज के इरिट्रेबल ब्रेकडाउन की बात करता है। अनूप वरणवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इसमें कहा गया है कि दिस 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केम जोसेफ अजय रस्तोगी, अनिरुद्धा घोष, ऋषिकेश रॉय और CT रवि कुमार सेटल द डिस्प्यूट रिवॉल्विंग अराउंड अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो ये जजेस के नाम थोड़े याद रख लेना कि कौन से केस में क्या है। कॉमन कोज का जो केस है इसके अंदर क्या है क्रिटिकल केयर मेडिसिन सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ द जजमेंट की बात की गई थी। कहा गया था कि जो डायरेक्शन जो है दी गई है इस जजमेंट के अंदर वो मॉडिफाइड है, डिलीटेड है। विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है ये क्या कहता है, इसने सेंटर से 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन का ये केस इसे माना गया है, याद रखना है। नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट के केस में क्या हुआ है वो थोड़ा देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिया है कि जो प्रिवेंटिव ऑफ करप्शन एक्ट होता है उसमें अगर एविडेंसेस नहीं है तो क्या ये इन्फ्रेंस लिया जाएगा कि पब्लिक सर्वेंट गिल्टी है या नहीं, तो ये इसके बारे में कहा गया था। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अलपन बंदोपाध्याय में ये पढ़ लेते हैं। अलचंद्रा का जो केस था जुरिडिक्शन फाइल की गई थी। डिसीजन रिटेबल इन सेक्शन 24 जो है ट्रांसफर प्रोसीडिंग की बात करता है कि जब एक ट्रांसफर करते हो आप किसी केस को तो उसमें क्या होगा। नील ओरेलियो नूनस OBC ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड केस है, इसको ऐसे ही याद रखना है। जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का जो केस है 77th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था रिजर्वेशन
इन मैटर ऑफ प्रमोशन, उससे रिलेटेड ये केस है। इसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो अगर टाइम हो तो। टाइम है नहीं, अब पेपर बिल्कुल सिर पर है। तो ये है आज का हमारा लेक्चर, बड़ा फास्टली मैंने करवाया है। अगर किसी को फिर भी कोई समस्या है तो एक बार वीडियो को स्लो स्पीड में आप सुन सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। केसेस के ये नाम ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हल्का हल्का सा आइडिया ले लो कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, उसी से ही आपका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये नोट्स है आज वाले और कल के वीडियो के, दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम स्टूडेंट्स।